नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा में फिर बढ़ने लगी उमस वाली गर्मी। जानिए आगे कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। हरियाणा व NCR दिल्ली में बुधवार को अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ और शुष्क बना रहा और चमचमाती धूप खिली रही, जबकि कुछ स्थानों पर बिखराव वाली हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। हरियाणा में कैथल, करनाल, सोनीपत, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिली है। संपूर्ण इलाके में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश करने वाला है, जिस कारण राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवाती सर्कुलेशन बनने जा रहा है, जिसकी वजह से अरब सागर से प्रचुर मात्रा में नमी मिलने वाली है, जिससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। जबकि हरियाणा के राजस्थान से सटे हिस्सों में बारिश की संभावना बन रही है, जबकि शेष हरियाणा में बिखराव वाली बारिश देखने को मिलेगी। आज बृहस्पतिवार 4 अगस्त को राजस्थान से सटे हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्तमान मौसम प्रणाली का प्रभाव राजस्थान पर अधिक देखने को मिलेगा। शेष हरियाणा और NCR दिल्ली में भी सीमित स्थानों पर बिखराव वाली बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। जेल से बाहर आएंगे ओम प्रकाश चौटाला। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बड़ी राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने चौटाला को जमानत दे दी है। CBI की स्पेशल कोर्ट द्वारा ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में 4 साल की सजा सुनाए जाने के मामले के खिलाफ चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। चौटाला जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे पर उदय भान का बड़ा बयान। कांग्रेस में रहकर पार्टी को कमजोर कर रहे थे बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई द्वारा विधायक पद से इस्तीफा दिए जाने को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और पलटवार किया है। उनका कहना है कि राजनीतिक स्वार्थ, अपरिपक्वता, इनकम टैक्स की कार्रवाई और दलित विरोधी मानसिकता के चलते बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में दूर दूर तक जनता, जनहित और विचारधारा नजर नहीं आती। उदय भान ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में उठाया गया कदम न सिर्फ कुलदीप बिश्नोई बल्कि उनको आश्रय देने वाली बीजेपी के लिए भी घातक सिद्ध होगा, क्योंकि बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई दोनों ही दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं, लेकिन समाज एक तबके के प्रति इनकी कटुता को कभी माफ नहीं करेगा। आदमपुर में समाज वोट की चोट से उन्हें जवाब देगा। होली दीपावली की तरह ही मनेगा हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस। तिरंगामय होगा प्रदेश। हरियाणा में इस बार होली दिवाली की तर्ज पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव में 75 स्थानों पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। उपायुक्तों की ओर से 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुए सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है, जो कि 13 से 15 अगस्त तक चलेगा। स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरा प्रदेश तिरंगामय होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को हरियाणा राज्य शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित NSS पदाधिकारियों की 1 दिवसीय कार्यशाला में यह जानकारी दी। कुलदीप बिश्नोई का इस्तीफा। अब आदमपुर उपचुनाव में कौन बिछाएगा राहों में कांटे। हरियाणा की राजनीति में 2 महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दे दिया है और भाजपा के होने जा रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को फिर से जमानत मिल गई है और आदमपुर उपचुनाव में चौटाला साहब को भी सुनने का मौका मिल सकता है। खैर, कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दे दिया है और उनका उस पार्टी में जाना तय है कि जिसे वो झूठों और गद्दारों की पार्टी बताया करते थे। खैर, ये राजनीतिक बयानबाजी होती है, इनका कोई ज्यादा सा वजूद नहीं होता। लोग भी इन बातों को सीरियसली नहीं लेते। हरियाणा में खासकर पार्टियों की आइडियोलॉजी से वोटर को कोई खास मतलब भी होता नहीं है। नेता कांग्रेसी हुआ तो समर्थक कांग्रेसी, और नेता भाजपा ही हुआ तो समर्थक भी भाजपा के गुण गाने लगेंगे। ये तो अब तय है कि उपचुनाव होगा। कुलदीप बिश्नोई लड़े या फिर भव्य बिश्नोई लड़े, एक ही बात है। मुख्य बात तो यह है कि हरियाणा में तो पंच के चुनाव में भी समीकरण बनते हैं, तो फिर ये उपचुनाव है तो रंग तो जमना ही है। कुलदीप बिश्नोई ने हुड्डा को चैलेंज दे ही दिया है कि वो या फिर उनका बेटा आदमपुर से चुनाव लड़े। राजनीति में इन चैलेंज में कोई खास दमबाजी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वो जमाना और था जब चौधरी देवीलाल कहीं से भी चुनाव लड़ लिया करते थे। आपके नेता अपने हलके से बाहर पांव रखते हुए खर्राते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किलोई और पुराने रोहतक से बाहर कभी निकले नहीं, तो अब हुड्डा क्यों कुलदीप के चैलेंज के चक्कर में पड़ेंगे जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। कुल मिलाकर इतना तो तय है कि चुनाव जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे चुनाव भी असली रंग पकड़ता जाएगा और हम आपको ये सारी अपडेट देते रहेंगे।
हरियाणा में नई सुपरफास्ट ट्रेन का इन जगहों पर होगा ठहराव, देखिए स्टेशनों के नाम। रेलवे 14 अगस्त से दिल्ली और बठिंडा के बीच एक नई ट्रेन चलाने जा रहा है। कोरोना काल से पहले दिल्ली से बठिंडा फिरोजपुर के बीच चलने वाली 54,641 और 54,642 डाउन पैसेंजर ट्रेनों के नाम और नंबर बदलकर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20,409 अप और 20,410 डाउन दिल्ली और बठिंडा के बीच चलाई जाएगी। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली से सुबह 8 बजे रवाना होकर यह ट्रेन सुबह 9:11 पर रोहतक, सुबह 9:57 पर जींद और 10:55 पर जाखल पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन दोपहर 12:30 पर बठिंडा पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन शाम 3:55 पर बठिंडा से रवाना होगी, जो शाम 5:03 पर जाखल पहुंचेगी। यहाँ से जींद शाम 5:56 पर, रोहतक 6:40 पर, इसके बाद रात 8:20 पर दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली और बठिंडा के बीच रेलवे द्वारा चलाई जा रही इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को किसी अन्य स्टेशन पर नहीं रोका गया है। हरियाणा में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए दाखिले की तिथि बढ़ाई, डीईओ को पत्र जारी। हरियाणा में 9वीं से 12वीं कक्षा तक का कोई विद्यार्थी अब 15 अगस्त तक स्कूल में दाखिला ले सकता है। शिक्षा निदेशालय की ओर से विद्यार्थियों के दाखिले के लिए तिथि फिर से बढ़ा दी गई है और साथ ही 15 अगस्त 2022 तक कर दी है। शिक्षा निदेशालय की ओर से विद्यार्थियों के दाखिले के लिए तिथि फिर से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। निदेशालय ने प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि किन्हीं कारणों से अगर 9वीं से 12वीं कक्षा तक का कोई विद्यार्थी स्कूल में दाखिला नहीं ले पाया, उसको दाखिले से वंचित न रखा जाए। साथ ही राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रधानाचार्य को उपरोक्त के संदर्भ में सीबीएसई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करने को कहा गया है। बता दें कि पहले दाखिले की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, किंतु अब 9वीं से 12वीं कक्षा में दाखिले से वंचित विद्यार्थी 15 अगस्त तक दाखिला ले सकते हैं। खुशखबरी, स्वामित्व योजना को लेकर दोबारा से पोर्टल खुला, 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। स्वामित्व योजना में आवेदन करने से वंचित रहने वाले दुकानदारों को सरकार ने राहत देते हुए पोर्टल तो खोल दिया है, लेकिन अभी भी वंचित दुकानदार आवेदन के लिए दोबारा से कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यही वजह है कि नगर निगम ऐसे दुकानदारों के लिए काउंटर पर अतिरिक्त 2 कर्मचारी तैनात करेगा। हाथों हाथ आवेदन की प्रक्रिया समझाई जाएगी। फिर भी कम रुझान होगा तो जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आवेदन से वंचित दुकानदार अब अगले 3 महीने तक फिर से पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। स्वामित्व योजना के तहत नगर निगम की 20 वर्ष से किराए एवं लीज या फिर तय बाजारी पर दुकान लेने वालों को मालिकाना हक दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने योजना शुरू की थी। पहले योजना में आवेदन के लिए अंतिम तिथि 31 मई तक थी। किन्हीं कारणों से आवेदन न करने वाले 30 सितंबर तक यह राहत मिलेगी और वह आवेदन कर पाएंगे। असंध से कांग्रेसी विधायक शमशेर सिंह गोगी ने चौधरी बीरेंद्र सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अभी वह आराम कर रहे हैं, जब वह उठकर चलेंगे तो मेरे हिसाब से कांग्रेस में ही उन्हें आना पड़ेगा। कांग्रेस के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिस कांग्रेस को कुलदीप बिश्नोई ठोकर मार कर गया है, उसका भविष्य मात्र कांग्रेस में था। भाजपा में उनका राजनीतिक भविष्य नहीं हो सकता। गोगी ने कहा है कि कांग्रेस से तो बिश्नोई 2 महीने पहले ही चला गया था, अब वह बतौर विधायक सदस्यता से भी रिजाइन लेगा। यह एक अच्छी बात है। कुलदीप की लंबे समय से सोच थी कि कांग्रेस उसे निकाल देगी, लेकिन कांग्रेस बड़े सूझबूझ की पार्टी है। कुलदीप बिश्नोई की भाजपा के साथ सांठगांठ होने के बाद इस्तीफा देने की बात सामने आई है, लेकिन एक वोट के चक्कर में उसने अपना भविष्य खराब कर लिया है। हरियाणा में महिलाओं को बड़ी राहत, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस योजना शुरू की है। इसके तहत यदि लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त या फिर 6 किस्तों में 1 दिसंबर 2022 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये योजना उन ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्टर रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में पुरुषों के साथ महिला फिजियोथेरेपिस्ट भी रखी जाएंगी। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश के नागरिक अस्पतालों में जल्द ही पुरुषों के साथ साथ महिला फिजियोथेरेपिस्ट भी रखी जाएंगी। इसके अलावा राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी पर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की नियुक्ति भी करेगी। विज ने यह जानकारी महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा हिसार की चिकित्सा शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान सोसाइटी की कार्यकारी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। विज ने कहा कि इसके अलावा नागरिक अस्पतालों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। विज ने इंटीग्रेशन ऑफ पैथीज पर बल देते हुए कहा कि सदियों से हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेद इत्यादि पैथियों पर अनुसंधान किया हुआ है और अब हमें इन्हें आगे बढ़ाने का काम करना होगा।
ओप्पो ने भारत में ओप्पो A77 की घोषणा कर दी है। यह ब्रांड का एक नया मिड रेंज फोन है। जो प्रमुख फीचर्स को पेश करता है, जैसे कि HD+ डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा और एक बड़ी बैटरी। ओप्पो A77 के डिजाइन को खूब पसंद किया जा रहा है। फोन की कीमत काफी कम होने वाली है। ओप्पो A77 सिंगल मॉडल में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ उपलब्ध है। इसकी कीमत की बात करें तो 15,499 रुपए यानी लगभग $197 तय की गई है। ICICI बैंक कार्ड से डिवाइस खरीदने वाले ग्राहकों को 10% कैशबैक भी मिलेगा। Oppo A77 में 5000 mAh की बैटरी 33 वाट सुपर वोक फास्ट चार्जिंग स्पॉट के साथ है। इसके फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। डिवाइस के बैक पैनल में 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो यानी डेप्थ सेंसर और एक LED फ्लैश है। Oppo A77 यूजर्स को स्टीरियो स्पीकर और एक साइड फेसिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रदान किया जाता है। डिवाइस पर उपलब्ध अन्य सुविधाओं में डुअल 4G VoLTE, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, GPS, USB-C और एक 3.5mm हेडफोन जैक भी शामिल है। नेशनल हेराल्ड केस लगातार दूसरे दिन ईडी का एक्शन। यंग इंडिया का दफ्तर सील, राहुल कर्नाटक दौरा छोड़कर दिल्ली लौट रहे। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की है। ईडी ने दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 2 से 3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। उन्होंने छोटे व मध्यम उद्योगपतियों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस नेता बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचे थे, लेकिन वो अपना दौरा छोड़कर दिल्ली वापस आ रहे हैं। राहुल रात करीब 10:30 बजे दिल्ली पहुंचे। मंगलवार को ही ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद की गई थी। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह विनाशकाल है। विनाशकाल है विपरीत बुद्धि। बीजेपी हमें डराना चाहती है, लेकिन हम जनता के मुद्दों पर आवाज उठाते रहेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार डर पैदा करने की कोशिश कर रही है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने भारत का शुक्रिया अदा किया। विक्रम सिंघे बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने हमें बचाया, भारत मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए भारत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। पिछले हफ्ते जब विक्रम सिंघे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो मोदी ने उन्हें फोन पर बधाई दी थी। मोदी ने कहा था, मुझे खुशी है कि श्रीलंका मुश्किलों के बावजूद लोकतंत्र के रास्ते से डिगा नहीं है। 7 दिन ठप रहने के बाद श्रीलंकाई संसद में बुधवार को काम हुआ। इस दौरान रानिल ने स्पीच दी। कहा, दुनिया हमारे हालात से वाकिफ है। कई देशों और संगठनों ने हमारी मदद की है, लेकिन मैं भारत का जिक्र खास तौर पर करना चाहूंगा। हमें जो मदद भारत से मिली है वो बेमिसाल है। भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी देश है। ऐसे वक्त जबकि हम फिर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो भारत साथ है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत ने हमें फिर से जिंदगी जीने के लिए सांसें दी है। हमें देश और आप सब लोगों की तरफ से हम भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आपको यहाँ पर बताते चले कि इस साल जनवरी से अब तक भारत सरकार श्रीलंका को करीब $4 अरब की मदद दे चुकी है। इसमें फ्यूल, कैश रिजर्व और फूड आइटम शामिल है। 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले इस देश में हालात धीरे धीरे अमन की ओर बढ़ रहे हैं। टहलने की आदत की वजह से मारा गया अल जवाहरी। सुबह देखते ही बेहद सुरक्षित घर पर दागी 2 मिसाइलें 6 महीने से खोज रही थी अमेरिकी एजेंसियां। अलकायदा का सरगना अयमान अल जवाहरी अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने खुलासा किया कि जैसे वह बालकनी में टहलने के लिए निकला, उस पर रिपर ड्रोन से 2 R9X हेलफायर मिसाइलें दागी गई। हमला अफगानिस्तान के समय अनुसार रविवार सुबह 6:18 पर किया गया। उधर अमेरिका में शनिवार की रात के 9:48 का समय था। अमेरिकी अफसर ने बताया कि अमेरिकी एजेंसियां काबुल में उसका पिछले 6 महीने से लगातार पीछा कर रही थी। इस कार्रवाई पर अमेरिका ने कहा कि 9/11 हमले का बदला ले लिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, इंसाफ हो गया। हालांकि जवाहरी के ठिकाने पर धमाके के कोई निशान नहीं दिख रहे हैं, न ही कोई कैजुअलिटी हुई है। दरअसल हेलफायर मिसाइल में विस्फोटक के बजाय 6 रेजर जैसे ब्लेड लगे होते हैं जो टारगेट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अधिकारी के मुताबिक ओसामा बिन लादेन की तरह ही जवाहरी की लाइफ के पैटर्न को समझने के लिए अलग अलग सोर्स और तरीकों का इस्तेमाल किया गया, जिससे कंफर्म हो गया कि वो उस घर में मौजूद है। इससे एक और बात पता चली कि वो बालकनी में वक्त बिताता है। हमले के लिए इसी समय को चुना गया। वैसे पिछले 12 महीने से अमेरिकी एजेंसियां जवाहरी का पीछा कर रही थी। यह ठिकाना मध्य काबुल के शेरपुर इलाके में है। यह पूरा इलाका अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री का है। हाल ही के दिनों की बात करें तो यहाँ अफगानिस्तान के बड़े अफसरों के घर बने हुए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी गृह मंत्री और कुख्यात आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी ने उसे अपने एक बेहद सुरक्षित घर में पनाह दी थी। अमेरिका ने इस हमले के बारे में तालिबान को कोई जानकारी नहीं दी थी। अमेरिकी हमले के बाद तालिबान सरकार भड़क गई है और उसने अमेरिका
को चेतावनी दी है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने 4 कॉमर्शियल प्लेन हाईजैक कर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टकरा दिए थे। अमेरिका में इसे 9/11 अटैक के नाम से जाना जाता है। इस अटैक में 93 देशों के 2977 लोग मारे गए थे। इस हमले में ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी समेत अलकायदा के सभी टेररिस्ट को अमेरिकी जांच एजेंसी ने आरोपी बनाया था। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।